Welcome to Rahul Kundu Lectures. Today our topic is Classical Realism Part 2. सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेड करता है पोलैंड को, ब्रिटेन और फ्रांस डिक्लेयर करते हैं वॉर, और उसके बाद वर्ल्ड विटनेस करता है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। इसी एग्जैक्ट मोमेंट पे जब वॉरसो में बमबारी हो रही होती है, एक ब्रिटिश डिप्लोमेट जो टर्न स्कॉलर पब्लिश करते हैं एक बुक जिसने वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने का तरीका बिल्कुल रीशेप कर दिया। बुक का नाम था द 20 ईयर्स क्राइसिस। ऑथर का नाम E.H. कार। वो आर्ग्यू करते हैं कि 2 डिकेड्स से पूरा का पूरा वर्ल्ड लीडर्स सोच रहे हैं कि वॉर को एबलिश किया जा सकता है। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस को बनाया, उन्होंने ट्रीटीज को साइन किया वॉर को आउटलॉ करने के लिए। उन्होंने ट्रस्ट किया इंटरनेशनल लॉ पे, पब्लिक ओपिनियन पे एंड पावर ऑफ रीजन पे। कार ने इसी चीज को देखा और इसको कहा फैंटेसी। वो कहते थे कि द बैंक्रप्सी ऑफ यूटोपियनिज्म रिजाइड इन इट्स फेलियर टू प्रोवाइड एनी ग्राउंड फॉर एक्शन। जो 20 ईयर्स क्राइसिस है दैट इज अ पोस्टमार्टम। एक पोस्टमार्टम है, एक ऑटोप्सी है ऑफ दोज आइडियाज जो फेल कर जाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 को प्रिवेंट करने में। तो आज हम इसी किताब के बारे में पढ़ेंगे, इस रियलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने का तरीका भी हमारा रीशेप किया है। उनका आइडियलिज्म पे प्रहार सिर्फ कोई वो नहीं ये नहीं मानते थे कि आइडियलिज्म वाज रॉन्ग, बल्कि वो कहते थे कि आइडियलिज्म इज डेंजरस। एंड आज उनके क्रिटिक्स को भी जानेंगे हम, कैसे उनका जो वर्क है आज भी ग्रेट पावर कंपटीशन में हमें समझने के लिए हेल्प करता है। लेट्स बिगिन विद द मैन हिमसेल्फ, द डिप्लोमैट हु बिकेम डिसइल्यूजन्ड। एडवर्ड हेलेट कार was born in 1892। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया, कैम्ब्रिज से एजुकेशन पूरी की एंड ही एक्सेल्ड इन क्लासिक्स। अल्टीमेटली ही joined British Foreign Office in 1916 at the age of just 24। उन्होंने वहां 20 साल काम किया फ्रॉम 1916 to 36। वहां पे वो पेरिस में भी स्टेशन थे जहां उन्होंने वर्साई पीस कॉन्फ्रेंस को देखा। अल्टीमेटली ही वेंट टू रीगा वेयर ही सो सोवियत यूनियन फॉर्मेशन फ्रॉम द फर्स्ट रो सीट। अब वर्साई उनके लिए फॉर्मेटिव था क्योंकि कार विटनेस करते हैं फर्स्ट हैंडली क्रिएशन ऑफ पोस्ट वॉर ऑर्डर। लीग ऑफ नेशन को देखते हैं, रिड्रॉइंग देखते हैं ऑफ यूरोपियन बॉर्डर्स की, और अटेम्प्ट देखते हैं वर्ल्ड का बेस्ड ऑन लॉ रादर देन पावर। उन्होंने वुड्रो विल्सन को भी अराइव होते हुए देखा पेरिस में, जो कि एक सेक्युलर मसीहा कहे गए। अब विल्सन की विजन थी कि नो मोर सीक्रेट डिप्लोमैट्स, diplomacy, self-determination for nation, collective security through the league, open covenants openly arrived at। बट कार यहाँ एक प्रॉब्लम देख रहे थे, एक रियलिटी देख रहे थे बिहाइंड द रिटोरिक। उन्होंने देखा कि कैसे एलाइड पावर्स ने कार्व अप की टेरिटरी अपने लिए, इंपोज किए क्रशिंग सैंक्शंस जर्मनी पे, और नई स्टेट्स को बनाया विद इम्पॉसिबल बॉर्डर्स। उन्होंने देखा कि कैसे आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स की आड़ में विक्टोरियस पावर्स ने अपने इंटरेस्ट्स को पूरा किया। He ultimately said the utopian fixing his eyes on the future is necessary revolutionary. The realist fixing his eyes on the past is apt to be conservative। 90s 20s और 30s में कार देखते हैं कि कैसे वर्साई का वर्ल्ड ऑर्डर क्रम्बल कर रहा है, लीग ऑफ नेशन कैसे फेल कर रहा है और वो टूथलेस बनता जा रहा है। जापान मंचूरिया पर अटैक करता है 1931 में, लीग के पास बात पहुंचती है, जापान विड्रॉ कर लेता है लीग से ही। इटली इन्वेड करता है इथोपिया को 1935 में, लीग कुछ नहीं कर पाती, कुछ सैंक्शंस लगाती है लेकिन वे फेल कर जाते हैं। फिर हिटलर रिमिलिटराइज करता है राइनलैंड को, जहां पे लीग कुछ नहीं करती और दे आर ब्रेकिंग ट्रीटी आफ्टर ट्रीटी, और लीग कुछ नहीं कर पाती अल्टीमेटली। 1936 में कार अपनी जॉब छोड़ देते हैं ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस से, और वो ज्वाइन कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स एब्रेस्टविथ, जहां से वुड्रो विल्सन चेयर स्टार्ट हुई थी एज अ प्रोफेसर। अब आयरनी बहुत परफेक्ट थी, एब्रेस्टविथ जहां स्टार्ट हुआ था स्टडी करना कि हाउ टू प्रिवेंट वॉर, कार वहीं पे एक्सप्लेन कर रहे थे कि व्हाई सच होप्स आर डूम्ड। व्हेन कार सेट डाउन टू राइट 20 ईयर्स क्राइसिस, एविडेंस ऑफ फेलियर वाज एवरीवेयर। बुक का टाइटल 20 ईयर्स बताता है कि 1919 से लेके 1939 की बातें चल रही हैं, एक पीरियड जहां पे ट्रीटी ऑफ वर्साई से लेके वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने तक का। अब इन 2 डेकेड्स में हुआ क्या, एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म रखी गई, जो कि अंत हुआ जिसका विद अनप्रेसिडेंटेड कैटास्ट्रॉफी। अब जो कार वांटेड टू एक्सप्लेन व्हाट हैड गॉन रॉन्ग, उनका आंसर बहुत सिंपल था।
कि उन्होंने कहा कि जो सारी की सारी इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क्स हैं दे आर बेस्ड ऑन विशफुल थिंकिंग। जिन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाया वो उन्होंने कंफ्यूज किया कि व्हाट दे वांटेड टू हैपन विद व्हाट वुड एक्चुअली हैपन। उन्होंने पावर को इग्नोर किया, उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर किया, उन्होंने ट्रस्ट किया मॉरल प्रोग्रेस पे दैट नेवर केम। अब ये सिर्फ एक एकेडमिक क्रिटिक नहीं है बल्कि एक इंडाइटमेंट है। अब कार यहां इंट्रोड्यूस करते हैं एक डिस्टिंक्शन, जो कि डिस्टिंक्शन इंटरनेशनल रिलेशंस में जनरेशन तक रहती है और आज भी है। दैट डिस्टिंक्शन इज बिटवीन यूटोपियनिज्म एंड रियलिज्म। कार का सबसे बड़ा क्रिटिक था यूटोपियनिज्म। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यूटोपियनिज्म होता क्या है। कार यूज करते थे यूटोपियनिज्म ऑल्सो कॉल्ड एज आइडियलिज्म टू डिस्क्राइब द डोमिनेंट थिंकिंग ऑफ द इंटरवॉर पीरियड। यूटोपियन कार की नजरों में होते हैं जो बिलीव करते हैं कुछ चीजों में। पहली कि ह्यूमन बीइंग एंड स्टेट्स कुड इंप्रूव थ्रू एजुकेशन एंड मोरल डेवलपमेंट। दूसरा कि रीजन ट्रायम्फ करता है ओवर द फोर्स ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। तीसरी चीज हार्मनी नॉट कॉन्फ्लिक्ट वॉज नेचुरल स्टेट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। और सबसे जरूरी यूटोपियंस बिलीव करते थे पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेस में। वो मानते थे कि ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस कर रही है धीरे धीरे करके। वो मानते थे कि एक फ्यूचर ऑफ पीस लॉ एंड कॉपरेशन में। कार का रिस्पॉन्स बहुत मर्सीलेस था। उन्होंने कहा कि यूटोपियनिज्म wasn't just naive, वो सिर्फ एक बचकानी चीज नहीं है बट इट वॉज अ टूल ऑफ पावर डिस्गाइज एज यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अब हम आते हैं कार के मोस्ट डेवेस्टेटिंग आर्ग्यूमेंट पे, हिज क्रिटिक ऑफ द हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। अब यूटोपियन बिलीव करते हैं कि पीस और फ्री ट्रेड बेनिफिट करते हैं सबको। दे आर्ग्यू कि वॉर वॉज इरेशनल, क्योंकि नेशन प्रॉस्परस करना चाहते हैं तो वो प्रॉस्परस होंगे कॉपरेशन के थ्रू रादर देन कॉन्फ्लिक्ट। और कोई भी नेशन नहीं चाहेगा कि वो पीस को डिस्टर्ब करे विच इज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट्स। अब कार ने इसी आर्गुमेंट को डेमोलिश किया है। उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि कैसे इंटरनेशनल ऑर्डर इटसेल्फ वाजंट न्यूट्रल, उस वो रिफ्लेक्ट करता था स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ पावर्स दैट क्रिएटेड इट। जो लीग ऑफ नेशन था, टेरिटोरियल सेटलमेंट्स थी या रूल ऑफ फ्री ट्रेड था, सभी की सभी अरेंजमेंट बेनिफिट कर रही थी विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, जो कि मेजरली थे ब्रिटेन और फ्रांस। So he said the doctrine of the harmony of interest thus serves as an ingenious moral device invoked to justify and maintain the dominant position of the satisfied powers. अब जरा सोचिए व्हाट कार इज सेइंग। वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन जो प्रीच कर रहा है फ्री ट्रेड, इट वाजंट एक्सप्रेसिंग अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अपना एक प्रमोट कर रहा है सिस्टम जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया करेगा इन ग्लोबल मार्केट्स। जब फ्रांस बात करता है सिक्योरिटी गारंटीज की, तो इट वाजंट आस्किंग फॉर एब्स्ट्रैक्ट पीस, बल्कि वो बात कर रहा है कि लॉक करें उनकी पोजीशन जो उन्होंने पोस्ट वॉर विक्ट्रीज गेन की हैं और टेरिटोरीज गेन करी हैं। जो तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की जो बात है यूटोपियंस की, कार आर्ग्यू करते हैं कि वॉज रियली अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल स्टेट्स ड्रेस्ड अप एज इन मोरल लैंग्वेज। कार अपना एनालिसिस एक्सटेंड करते हैं और समझाते हैं कि कुछ स्टेट्स क्यों रिविजनिस्ट बन जाते हैं, कि व्हाई दे सॉट टू ओवरटर्न द इंटरनेशनल ऑर्डर। तो वो डिस्टिंग्विश करते हैं सेटिस्फाइड पावर और डिससेटिस्फाइड पावर के बीच में, जिनको उन्होंने कहा है कि हैव्स एंड हैव नॉट्स। सेटिस्फाइड पावर जो कि है ब्रिटेन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, जिनके पास टेरिटरी है, रिसोर्सेज हैं और कॉलोनीज भी हैं। अब उन्हें तो स्टेबिलिटी चाहिए ही। वो प्रीच करेंगे इंटरनेशनल लॉ बिकॉज जो लॉज हैं, एग्जिस्टिंग लॉज, वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और द डिससेटिस्फाइड पावर जैसे कि जर्मनी, इटली और जापान, उनको फील चीटेड होता है क्योंकि पोस्ट वॉर सेटलमेंट उनके फेवर में नहीं है। ना तो उनके पास रिसोर्सेज है, ना उनके पास लैंड है, एंड इट मींस दैट इट डिडंट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ दोज कंट्रीज। अब कार डिफेंड नहीं कर रहे होते हैं फासिज्म को, बट वो ट्राई कर रहे हैं एक्सप्लेन करने का कि कैसे इंटरनेशनल ऑर्डर सिर्फ सर्व करता है डोमिनेंट पावर के इंटरेस्ट्स को, और विच इज अल्टीमेटली इज अनस्टेबल। अगर डिससेटिस्फाइड पावर जो स्टेट्स हैं could not achieve change through peaceful means, तो obviously they will resort to the force. So he says कि theories of international morality are always the product of dominant nations or group of nations. अगर यूटोपियनिज्म बैंकरप्ट है तो व्हाट डिड कार प्रपोज इंस्टेड? उनका रियलिज्म रेस्टेड ऑन सेवरल की इनसाइट्स। पहला कि पावर मैटर करती है। आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को नहीं समझेंगे। और वो कहते हैं कि मोरालिटी विदाउट पावर इज एम्प्टी, और पावर विदाउट मोरालिटी इज डेंजरस, बट पावर इज द प्राइमरी फैक्टर। दूसरी चीज कि सारे के सारे पॉलिटिकल थॉट रिलेटिव हैं। देयर आर नो ट्रूली यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ओनली प्रिंसिपल दैट रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव इज दोज हु होल्ड पावर।
तो रियलिस्ट एक स्केप्टिक है ऑफ किसी भी क्लेम का जो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी या सिविलाइजेशन के सिर्फ एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं। तीसरा, चेंज इज इनएविटेबल, इंटरनेशनल ऑर्डर राइज करता है और फॉल भी करता है। रियलिस्ट डज नॉट ट्राई टू फ्रीज हिस्ट्री बट एक्सेप्ट दैट पावर शिफ्ट करती है एंड दैट ऑर्डर मस्ट अडॉप्ट और कोलैप्स। बट यहाँ कार का आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स बनता है एंड ऑफन मिसअंडरस्टूड समटाइम। वो कहते हैं कि वो सोचते नहीं है कि प्योर रियलिज्म आंसर है। वो ये कहते हैं कि ही कॉल्ड इट स्टेराइल एंड बैरन, सिर्फ कैपेबल ऑफ क्रिटिक बट इनकेपेबल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एनीथिंग पॉसिबल। So he ultimately says that the consistent realism exclude four things which appear to be essential ingredients of all effective political thinking: एक finite goal, emotional appeal, right of moral judgment and ground for action। कार मानते थे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के इफेक्टिव बनाने के लिए बोथ एलिमेंट्स की जरूरत है, यूटोपियनिज्म की फॉर द सीइंग बेटर फ्यूचर एंड रियलिज्म टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टेंट्स ऑफ पावर। अब कार एक बहुत इन्फ्लुएंशियल और कंट्रोवर्शियल थिंकर थे। उनको क्रिटिक्स कहते थे कि उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल कवर प्रोवाइड किया है फॉर द अपीजमेंट। वो कहते थे कि क्या जर्मनी को एक लेजिटिमेट ग्रीवांस थी कि वो उनके लिए अकोमोडेट हो जाए। कार ने इनिशियली सपोर्टेड दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ सम अपीजमेंट बट लेटर ही रिग्रेटेड दैट। अब दूसरे आर्ग्यू करते हैं कि कार का जो रिलेटिविज्म है वो डेंजरस है। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि अगर कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है तो क्या हम वॉयलेंस या सिर्फ डिस्गाइज जो इंटरेस्ट है उससे कंडेम नहीं कर सकते एग्रेशन को, या नाजी जर्मनी को जज नहीं कर सकते किसी प्रिंसिपल से। अब कार का जो कैरेक्टरिस्टिकली आंसर था दैट वाज वेरी न्यूएंस्ड। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी मोरालिटी को ये नहीं कहा कि वो मैटर नहीं करती, उन्होंने कभी भी सेपरेट नहीं किया इसको पावर से, उन्होंने कभी डिफेंड नहीं किया फासिज्म को, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम इट्स रूट्स। इन क्रिटिक्स के बावजूद कार का इनसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। अब कंसिडर कीजिए कि आज का इंटरनेशनल ऑर्डर, हु डिजाइंड दीज रूल्स? यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि 5 मेंबर परमानेंट मेंबर्स है वहां पे, तो इसको कैसे वो रिफ्लेक्ट करता है पावर ऑफ 1945। आज ब्रिटेन और फ्रांस इतनी बड़ी पावर्स नहीं है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि हैं डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, जो आज भी वेस्टर्न इंटरेस्ट को ही केटर करते हैं, और द नॉर्म्स ऑफ गुड गवर्नेंस या ह्यूमन राइट्स, किस कुछ भी उनकी मेरिट्स हो तो आर स्टिल प्रोमोटेड बाय विगरसली बाय दोज हु ऑलरेडी हैव देम। अब मानिए कि जो राइजिंग पावर्स हैं लाइक चाइना, वो चैलेंज करते हैं इन करंट अरेंजमेंट्स को ही। क्या वो असलियत में ट्रबल मेकर्स हैं, या वो एक हैव नोट्स हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस डिजाइन को जो कि 1945 की पावर्स ने एस्टेब्लिश किया था। अब कार इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बीनीथ लुक करते हैं रिटोरिक के। अब वो जानते हैं कि का ग्रेट पावर्स कैसे रूल बेस्ड ऑर्डर को इन्वोक करके डिसाइड करती है कि विच रूल्स, बाय द वे, whose rules, whose order। These questions will make you uncomfortable, but they are essential to ask in current international relations environment also। अब बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया के लिए कार का फ्रेमवर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब जवाहरलाल नेहरू की बात कीजिए, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जो आर्किटेक्ट थे हमारी फॉरेन पॉलिसी के भी। ही स्टार्टेड इन मेनी वेज लाइक अ विल्सोनियन आइडियलिस्ट। उन्होंने बिलीव किया इंटरनेशनल लॉ में, यूनाइटेड नेशंस में, एक मोरल फोर्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट में। उन्होंने बात की एशियन सॉलिडारिटी की, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, और वर्ल्ड गवर्नमेंट की जिसका इवेंचुअल गोल पीस था। बट वही इंडिया जो इनहेरिटेड अ रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑल्सो ऑफ कौटिल्य, जिन्होंने डिस्कस किया कैसे हार्ड हिटेड स्ट्रेटजी कल्चर शेप करता है पार्टीशन को। पाकिस्तान के साथ युद्ध या चाइना के साथ युद्ध हो, कैसे challenges of neighborhood should be considered। That is the gift of कौटिल्य to us। या इमेजिन कीजिए 1962 की वॉर चाइना के साथ, वो बहुत तरीकों से इंडिया की ऑन 20 ईयर क्राइसिस था, जहां नेहरू का फेथ था पंचशील में 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसने proved which proved basically insufficient when faced with Chinese power। The shock of that defeat punished Indian foreign policy towards a more realistic orientation। अब कार रिकॉग्नाइज करेंगे इस पैटर्न को, हाई आइडियल्स
insufficient attention to power, and then the brutal correction of reality. आज इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो कि एम्फसाइज करती है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे, इट्स ट्रांसैक्शनल रिलेशंस जो बैलेंस करते हैं ग्रेट पावर्स के बिटवीन, बियर्स मार्क ऑफ रियलिस्ट थिंकिंग। लेकिन आइडियलिस्ट स्ट्रेन आज भी हैं। हम आज ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को चैंपियन करते हैं, यूएन रिफॉर्म की एडवोकेसी करते हैं, क्लाइमेट जस्टिस की भी बात करते हैं। So the successful statesman is one who combines realism with idealism, who understands power but is moved by the purpose. आज के मेजर की टेकअवेज, 3 थिंग्स टू रिमेंबर फ्रॉम टुडे। फर्स्ट कि ईएच का 20 इयर्स क्राइसिस लिखते हैं 1939 में। वो एक ऑटोप्सी है इंटर वॉर पीरियड की फेल्ड आइडियलिज्म की, लीग ऑफ नेशन की, कलेक्टिव सिक्योरिटी की, वॉर को आउटलॉ करने की, ऑल कोलैप्स्ड। एंड कार एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों। सेकंड कि कार का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है कि हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट एक मिथ है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ यूटोपियंस वर रियली द पर्टिकुलर आइडिया ऑफ पावरफुल और सेटिस्फाइड सीट्स। इंटरनेशनल ऑर्डर सिर्फ सर्व करता है जिन्होंने उसको बनाया है और एक्सक्लूड करता है उन्होंने जिन्होंने उसको नहीं बनाया है। थर्ड, कार रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं आइडियलिज्म को एंटायरली, वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि इफेक्टिव पॉलिटिक्स के लिए हमें यूटोपियनिज्म भी चाहिए और आइडियलिज्म भी चाहिए। और इंटर वॉर पीरियड एक एक्सप्लेनेशन था कि कैसे यूटोपियनिज्म ज्यादा हावी हुआ रियलिज्म के ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।